मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे पहाड़ी पर एक कपल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जिसमें पति का नाम रिची और पत्नी का नाम हेली होता है। जैसे ही रिची ऊपर की तरफ पहुंचता है, तब वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक गंदी तालाब मौजूद होती है। रिची पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद हेली को जल्दी से आने को कहता है। तब हेली जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि तभी उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने रस्सियों से लटक जाती है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, जहां पर वह रिची को मदद के लिए पुकारती है। लेकिन रिची उसके सामने नहीं होता, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी उसके चेहरे पर कुछ खून के ड्रॉप्स गिरते हुए नजर आते हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर रिची पर पड़ती है और तभी रिची को उठाकर कोई नीचे फेंक देता है और अचानक से हेली को भी कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी हेली अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभाल लेती है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है कि तभी उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है और वो दुख में काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हेली काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर कांटों वाली रस्सी में फंसता है और वह गिर जाती है। किसी ने वहां पर जानबूझकर वो रस्सी लगाई होती है और तभी कोई उसे अपने साथ घसीट कर लेकर जाता है। जिसके बाद हम न्यूज में देखते हैं जो इस इलाके में बहुत सी गाड़ियां एक के बाद एक करके गायब हो गई थी। जिसके कुछ दिन ही बाद उसी जंगल से एक कैरिस नाम के आदमी को गुजरता हुआ देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा था। आगे जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक नजर आती है और वो उसी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। अब यहाँ पर उसे बहुत जल्दी थी और उसे काफी लेट होता हुआ महसूस होता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतर जाता है और अपने आगे वाली गाड़ी के पास जाता है, जहां वो उस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि यहां से 10 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिससे आगे जाना मुश्किल है और अब कैरिस को कई घंटे वहीं पर वेट करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर कैरिस अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और वो लेट होने की खबर अपनी ऑफिस को देता है। लेकिन वहां पर नेटवर्क सही से नहीं होता है, जिससे उसका कॉल कट जाता है। जिसके बाद फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन बोर्ड पर पड़ती है और वो उस गैस स्टेशन की तरफ चल देता है कि तभी रास्ते में उसे एक के बाद एक बहुत सारी लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं। जिसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर स्टेशन की मालिक पर पड़ती है। उसे देख ऐसा लगता है कि वह कई दिनों से बीमार है। वहीं उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है और वो अपने ऑफिस में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। जिसके बाद कैरिस गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। अब यहाँ कैरिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी उसकी नजर वहां पर लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है और यहाँ वो गैस स्टेशन का मालिक उस रास्ते की तरफ जाने की सलाह दे देता है। जिसके बाद कैरिस अपनी गाड़ी को लेकर उस रास्ते की तरफ चल देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक शॉर्टकट रास्ता भी नजर आती है। उसे देखकर कैरिस काफी सोचता है और वो अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जाने लगता है। आगे जाने के बाद उसे रोड पर एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे कैरिस देखने लगता है और उस हिरन को देखने की चक्कर में उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से जोरदार टकरा जाती है। लेकिन इतनी भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब गाड़ी की मालिक कैरिस की तरफ आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन कैरिस खुद को संभालता है और इनसे माफी मांगने लगता है और सामने वाली गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई करने के लिए मान जाता है। और साथ ही वो इनसे बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है, जहां पर फ्रेंसी उसे बताती है कि सड़क के बीचों बीच किसी ने कांटों वाली तार को बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का पिछला टायर फट चुका है और अब इनकी दूसरी दोस्त पिछले स्टेशन पर जाकर कॉल करने को कहती है। लेकिन कैरिस उन्हें कहता है कि मैंने भी वहां से कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां का फोन डेड है और वहां पर जाने से मना कर देता है। सभी लोग पैदल आगे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंसी उसी गाड़ी के पास रुकने का फैसला करते हैं और कैरिस भी उनके साथ आगे चलने लगता है। तभी आगे रास्ते में उनकी नजर एक मरे हुए नेवले पर जाती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ गाड़ी के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैरिस को खतरा महसूस होने लगता है
और वो सभी को आगे बढ़ने को कहता है। अगले सीन में वहीं हम इवान और फ्रेंसी को देखते हैं, जिन्हें झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती सुनाई देती है। जिसके बाद इवान उस चीज को देखने के लिए झाड़ियों की तरफ जाता है। यहां फ्रेंसी उसे वहां पर ना पाकर एकदम से परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए झाड़ियों की तरफ जाती है। आगे जाने के बाद रास्ते में फ्रेंसी को इवान का एक जूता दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और आगे की तरफ बढ़ती है, जहां उसे नीचे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। और यह देखकर फ्रेंसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है कि तभी अचानक से वो अनजान शख्स पीछे से फ्रेंसी पर हमला कर देता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद आगे कैरिस के साथ उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाने के बाद इनकी नजर एक घर पर जाती है और वह मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर कैरिस काफी परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए दरवाजा नॉक करता है। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता। जिसके बाद ये सभी घर के अंदर जाते हैं और तभी इनकी नजर खाने की टेबल पर जाती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से इस घर में साफ सफाई नहीं हुई है और ना ही यहाँ पर कोई रहता है। इन्हें वहीं पर कुछ गाड़ियों की चाबियां भी मिलती है। अब जैसे ही कैरिस वहां की फ्रिज को खोलता है कि उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि फ्रिज में बहुत सारे इंसानी मांस को रखा गया होता है और वहीं पर उन सबको वही कंटीली तार दिखाई देती है जिसने इनकी गाड़ी के टायर को पंचर किया था। ये सब देखने के बाद वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और वे सभी वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैरिस देखता है कि वहां पर एक पुराना ट्रक आ रहा होता है। जिसके बाद ये सभी पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है और तभी वो अनजान शख्स अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वो अंदर आते ही फ्रेंसी की लाश को जमीन पर फेंकता है, जिस लाश को देखकर कैरिस और उसके साथी एकदम से कांपने लगते हैं। जिसके बाद उस अनजान शख्स के चेहरे को दिखाया जाता है। ये आदमखोर एक नहीं बल्कि 3 होते हैं और ये फ्रेंसी की लाश को उठाकर अपने टेबल पर रखते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से अपने औजार से काटने लगते हैं। इस सीन को देखकर कार्ली नाम की लड़की जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि तभी स्कॉट नाम का लड़का उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अब वो तीनों आदमखोर फ्रेंसी की लाश के टुकड़े करके खा जाते हैं और सो जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक दरिंदे की नजर इन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ वो तीनों दरिंदे इन्हें ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करने लगता है और चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक एक दरिंदा कैरिस के पैर पर गोली मार देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। अब स्कॉट काफी डर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे ये तीनों दरिंदे भी भागने लगते हैं। और यहाँ पर कैरिस जैसी और कार्ली उन दरिंदों का ट्रक लेकर स्कॉट के पीछे जाते हैं कि तभी स्कॉट के सीने से एक तीर आर पार हो जाता है और यहाँ पर ये तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और ये सभी लोग ट्रक वहीं पर छोड़कर वहां से आगे की तरफ भागने लगते हैं और तीनों अपनी जान को बचाते हुए जंगल से होता हुआ सड़क की तरफ निकलने लगते हैं और वो नरभक्षी दरिंदे अपने शिकार पर निकल जाते हैं। शाम हो जाती है और तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। कार्ली इन्हें ऊपर देखने को कहती है और जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद ये तीनों देखते हैं वहां पर कोई नहीं है। वहीं पर जेसी को फर्स्ट एड किट दिखाई देती है और वो कैरिस की मलहम पट्टी करने लगती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है और वो उस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा था कि तभी कैरिस नीचे देखता है कि वहां पर भी वो तीनों आदमखोर पहुंच चुके होते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें ऊपर की तरफ आता हुआ देखकर ये सभी उस गेट को बंद कर देते हैं, जहां से वहां आदमखोर ऊपर आने वाले होते हैं। और अब कार्ली रेडियो से बात करने लगती है कि तभी आदमखोर उस रेडियो के वायर को खींचकर तोड़ देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। टावर की आग देखकर कार्ली वहां की खिड़की तोड़ डालती है और ये सभी उस खिड़की से पेड़ों की टहनियों पर कूद जाते हैं। लेकिन वो दरिंदे इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये सभी देखते हैं कि वो दरिंदे इनके पास आ रहे हैं, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलने लगते हैं। लेकिन तभी एक दरिंदा कार्ली के पास आ जाता है और मौका पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार कर देता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है कि तभी कैरिस को एक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है
अब जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी एक तीर उसके आंखों के आर पार हो जाता है, जिससे कैरिस काफी डर जाता है और गाड़ी के अंदर चला जाता है। अब वो दरिंदा गाड़ी के पास जाता है और कैरिस को ढूंढने लगता है, लेकिन कैरिस उससे बचते हुए वैन के नीचे चला जाता है। और जैसे ही वो दरिंदा कैरिस को देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वहां पर कैरिस नहीं होता, जिसके बाद हमें उसी घर को दिखाया जाता है जहां पर उस दरिंदे ने जैसी को काफी बुरी तरीके से बांधा हुआ था। अब जैसे ही वो दरिंदा जैसी को मारने जाता है कि तभी उसे कई गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है कि तभी कैरिस गाड़ी को उस घर में घुसा देता है और उस दरिंदे को कुचल देता है और गाड़ी से उतरकर दूसरे दरिंदे को एक खंजर से हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और कैरिस जैसी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी वो दूसरा दरिंदा कैरिस पर फिर से हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब कैरिस को मरता देखकर जैसी एक तीर कमान की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है और अब वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जिस गाड़ी में फ्यूल बॉक्स होती है, और वो उस बॉक्स को निशाना बनाकर उसे उड़ा देता है और वहां पर बहुत तेज धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है, जिसमें वो दोनों दरिंदे मर जाते हैं। अब कैरिस और जेसी उन दरिंदों का ट्रक लेकर उसी रास्ते से होता हुआ गैस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उस गाड़ी को आता हुआ देखकर गैस स्टेशन का मालिक अपना दरवाजा बंद कर लेता है, जिसके बाद कैरिस उस ट्रक से उतरकर गैस स्टेशन पर लगे मैप को फाड़कर वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे इस मूवी के अगले पार्ट भी आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।